नमस्कार दोस्तों क्या आज के दौर में फाइटर जेट्स को जंग में भेजना ज़रूरी है जब एक मिसाइल बिना जोखिम के वही काम कर सकती है। हाल ही में दोस्तों भारतीय सेना के एक रिटायर्ड जनरल PR शंकर ने एक बड़ी बात कही है इस बारे में और उनके इस मुद्दे पर अब पूरी दुनिया में बहस छिड़ गई है। दोस्तों ऑपरेशन सिंदूर के दौरान आपने देखा होगा जब शुरुआती दौर था तो उस दौरान भारत ने अपने फाइटर जेट से पाकिस्तान के ऊपर हमले किए। पहले दिन सिर्फ 2 टारगेट ही एयर स्ट्राइक में खत्म हो पाए, बाकी टारगेट्स को भारतीय सेना की ग्राउंड आर्टिलरी ने खत्म किया। लेकिन इस दौरान पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ, लेकिन भारत को भी यहाँ पर थोड़ा बहुत नुकसान झेलना पड़ा। यहाँ पर लेफ्टिनेंट जनरल शंकर जी एक क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई अगर असली टारगेट बड़े एयरबेस थे तो शुरुआत में ही मिसाइल का इस्तेमाल आपने क्यों नहीं किया। दरअसल मैं आपको बता दूं, आप खुद भी एज्यूम कर सकते हैं। मान लीजिए कि हम ब्रह्मोस मिसाइल लॉन्च करते हैं, चाहे वो एयरक्राफ्ट से करें या फिर ज़मीन से यानी कि ग्राउंड लॉन्चर से, नतीजा तो एक ही होगा ना, टारगेट खत्म। क्योंकि दोस्तों एक चीज़ आप खुद भी मान सकते हैं कि एयरबेस, बिल्डिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर ये तो कहीं भागेंगे नहीं ना, यानी कि ये फिक्स टारगेट होते हैं। तो फिर सवाल यही यहाँ पर उठता है कि फाइटर जेट को दुश्मन के एयर डिफेंस में भेजकर रिस्क क्यों ले। फिर दोस्तों जहाँ आज पूरी दुनिया बदल रही है, नए कॉन्सेप्ट पर काम हो रहा है, अब ऐसे में फोकस केवल प्लेटफॉर्म पर नहीं है बल्कि प्रिसीजन स्ट्राइक पर है, यानी कि एक ही बारी में ऐसा सटीक हमला करो कि दुश्मन को उठने का मौका ना मिले। क्योंकि मिसाइल, ड्रोन और ऑटोमेशन युद्ध का भविष्य बन चुके हैं। अब आप S-400 और स्कैल्प जैसी स्टैंड ऑफ हथियारों की अगर हम बात करते हैं तो ये बिना बॉर्डर पार के दुश्मन को बड़ा नुकसान पहुंचा सकते हैं और इन्होंने किया भी ऑपरेशन सिंदूर के दौरान। यही नहीं दोस्तों, अब आपके मन में सवाल आ रहा होगा कि भाई ऐसे में फाइटर जेट का फिर क्या इस्तेमाल रह जाएगा। इसके पीछे का मैं आपको कारण बताता हूँ। फाइटर जेट्स बहुत ज़रूरी हैं दोस्तों, क्योंकि ये रियल टाइम इंटेलिजेंस कर सकते हैं, मूविंग टारगेट्स को ख़त्म कर सकते हैं और एयर सुपीरियरिटी हासिल करने में फाइटर जेट्स का ही रोल होता है। लेकिन दोस्तों अगर स्टैटिक टारगेट है यानी कि फिक्स टारगेट है तो वहाँ पर मिसाइल गिराना ही भरोसेमंद है, ना कि हम वहाँ पर फाइटर जेट्स को भेजें। क्योंकि दोस्तों जंग का तरीका बदल चुका है। पहले ये सवाल था कि टारगेट तक कैसे पहुँचे, लेकिन अब सवाल आता है कि कम जोखिम में टारगेट को कैसे तबाह करें। लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने साफ तौर पर कहा है कि अगर मिसाइल जब वही काम कर रही है बिना जोखिम के, तो पायलट और महंगे जेट्स को खतरे में डालना समझदारी वाला काम नहीं है। फिलहाल दोस्तों इस कॉन्सेप्ट पर और लेफ्टिनेंट जनरल साहब की बात पर आपको क्या लगता है, कमेंट सेक्शन में लिखकर ज़रूर बताइए। क्योंकि दोस्तों ये इंपॉर्टेंट हो गया भाई, जब आपको पता है कि आपने किसी टारगेट को हिट करना है, अगर सपोज़ करो कोई मूविंग टारगेट है जो कि आपकी तरफ आ रहा है, तो आप उसे फाइटर जेट्स के ज़रिए ख़त्म कर सकते हैं। हम रियल टाइम इंटेलिजेंस फाइटर जेट से गैदर कर सकते हैं। फाइटर जेट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उसको आप बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकते। लेकिन जब आप टारगेट को ये समझ लेते हैं कि भैया ये अपनी जगह से कहीं नहीं जाने वाला, जैसे कि एयरबेस हो गए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर हो गए, लॉजिस्टिक्स हब हो गए, तो इनको तो हम लंबी दूरी की मिसाइलों से ख़त्म कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि लेफ्टिनेंट जनरल साहब ने भले ही अपनी यहाँ पर राय दी है, लेकिन इंडियन एयरफोर्स क्या सोचती है वो भी आप समझ लीजिए। इंडियन एयरफोर्स का फोकस है लंबी दूरी के हथियारों पर, मतलब फाइटर जेट्स इस्तेमाल होंगे लेकिन लंबी दूरी की मिसाइल के साथ। बिना बॉर्डर पार किए ये फाइटर जेट्स मिसाइल्स को छोड़ेंगे पिन पॉइंट टारगेट पर। इसीलिए आप देख रहे होंगे कि जब मैं डिफेंस अपडेट्स में आपको बताता हूँ तो भारतीय वायुसेना 400, 300, 200 इससे ऊपर की मतलब लॉन्ग रेंज की मिसाइलों पर फोकस कर रही है। स्टैंड ऑफ हथियार हमारे लिए इस वक्त काफ़ी ज़रूरी हो गए और यही वजह है कि हमने अपने अस्त्र जो सीरीज़ है मिसाइलों की उसकी रेंज बढ़ा दी है। जहां अस्त्र मार्क 1 की रेंज 110 थी वो 160 से ऊपर हो गई है। अस्त्र मार्क 2 की रेंज 210 से 250 के आसपास बताई जा रही है और अस्त्र मार्क 3 तो 300 प्लस होगी। तो ये चीज़ आप देखिए कि भारतीय वायुसेना दोनों तरीके से डोमिनेट करने की, पहली डोमिनेशन हमारे एयर डिफेंस के ज़रिए होगी, दूसरी डोमिनेशन हमारे फाइटर जेट्स के ज़रिए होगी। तो दोनों को कम आंकना यहाँ पर गलत होगा। दोनों के रोल स्पेसिफाइड होते हैं और शायद लेफ्टिनेंट जनरल साहब को ये बात मालूम ना हो, स्ट्रैटेजी युद्ध के टाइम पे हर बार चेंज हो जाती है। उनके दौर में कुछ और चीज़ें रही होंगी। बात तो उन्होंने एक तरह से सही तो कही, लेकिन भारतीय वायुसेना ने किया भी ऐसे ही। भारतीय वायुसेना ने फाइटर जेट से पहले रिकॉनेसेंस किया, उसके बाद टारगेट्स को खत्म न्यूट्रलाइज़ किया, फिर हमने अपनी एयर डिफेंस सिस्टम्स को एक्टिव किया। S-400 ने पाकिस्तान से आने वाले जो मिसाइलें थी उन्हें ख़त्म किया। फतेह उनकी ख़त्म हमने करी, फतेह मिसाइल जो थी। इवन PL-15 को हमने उनकी ख़त्म किया। तो स्ट्रैटेजी अपने हिसाब से चलती है। जनरल साहब अपने दौर के रहे होंगे एक्सपर्ट, बट इंडियन एयरफोर्स और
वर्तमान का जो हमारा सिनेरियो है, जहाँ एआई आ चुका है, ड्रोन वॉरफेयर आ चुका है, तो चीज़ें बहुत तेज़ी से बदल रही हैं। इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर का ज़माना है। तो ऐसे में दोस्तों कहना आसान है कि भाई आपको स्टैटिक टारगेट पर मिसाइल करना, तो चीज़ें वही हो रही हैं, लेकिन उसको बताने का तरीका बिल्कुल अलग हो गया है। बट मैं आपको बता दूं कि इस वक्त जिस तरीके से भारतीय वायुसेना की तैयारियां हैं स्टैंड ऑफ वेपन्स को लेकर, इसमें हमारे रुद्रम सीरीज़ की मिसाइलें भी हैं, बंकर बस्टर जो मिसाइलें, इसके अलावा बहुत सारे ऐसे अनगाइडेड बॉम्ब्स को भी गाइडेड किया जा रहा है। मतलब दुश्मन के ऊपर सस्ते हमले भी करो और उन्हें बड़ा नुकसान पहुंचाओ। इस पर भी काफ़ी सारी चीज़ें हो रही हैं। एयर डिफेंस की बात करें तो भारत केवल S-400 पर ही डिपेंडेंसी को नहीं बढ़ा रहा। S-400 की स्क्वाड्रंस और आने वाली हैं, 5 और का ऑर्डर दिया जा सकता है। प्लस भारत अपने प्रोजेक्ट कुशा पर काम कर रहा है, जो कि बिल्कुल S-400 के सिमिलर होगा, हो सकता है कि उससे एडवांस भी हो। तो यहाँ पर आप देखिए भारत की प्राइवेट सेक्टर की कंपनियाँ जैसे कि सोलर इंडस्ट्रीज़ लॉन्ग रेंज के हथियार बना रही हैं। यही नहीं, भारत विदेशियों से भी अगर कोई हथियार खरीद रहा है, कोई मिसाइल, उसको भी भारत में लेकर के मैन्युफैक्चरिंग यहाँ हो रही है, बाकायदा TOT उसकी की जा रही है। तो आप ये समझिए कि युद्ध का जो सिनेरियो है वो पूरी तरीके से बदल चुका है। ब्रह्मोस के नेक्स्ट जनरेशन के वेरिएंट पर काम हो रहा है। तो बहुत चीज़ें दोस्तों, युद्ध इस वक्त ये नहीं है कि पहले सैनिकों को आगे भेज दिया, फिर आगे और आगे की लड़ाई आर्टिलरी कर रही है, फिर उसके बाद फाइटर जेट्स, नहीं, अब सब कुछ बॉर्डर के अंदर रहकर किया जा रहा है। मतलब दुश्मन के एयर डिफेंस के क्षेत्र से बाहर रहते हुए ही भारतीय वायुसेना अपनी प्लानिंग को एग्जीक्यूट कर रही है। और इवन दोस्तों इंडियन आर्मी को भी देख लो, इंडियन आर्मी भी कम से कम 100+ की रेंज को देख रही है कि भाई हमारे पास ऐसे हथियार हों जो कि 100+ किलोमीटर जाएं। और भारत पिनाका के नेक्स्ट वेरिएंट पर भी काम कर रहा है, जिसकी रेंज डबल होगी। और जो प्राइवेट सेक्टर की कंपनी है वो 300 किलोमीटर दूरी तक के भी रॉकेट्स को बना रही है। आप समझ लो दोस्तों चीज़ें किस लेवल पर भारत कर रहा है। हमारा दुश्मन केवल पाकिस्तान नहीं है, चाइना भी है, तो हमें चाइना को भी न्यूट्रलाइज करना है। इसी वजह से भारत लॉन्ग रेंज रॉकेट फायर पावर को बढ़ा रहा है, लंबी दूरी की मिसाइलों को इंडक्ट कर रहा है। तो आप समझिए इवन हमारी सैटेलाइट्स के थ्रू रियल टाइम मॉनिटरिंग हो रही है, ड्रोन्स का बड़ी मात्रा में इस्तेमाल हो रहा है। भारत में तो इस वक्त ड्रोन्स की तो ऐसी लहर आ गई, अगर मैं आपको बताऊं तो प्राइवेट सेक्टर की कंपनियों ने बिल्कुल तहलका मचा दिया है। एक से बढ़कर एक ड्रोन लगातार भारतीय कंपनियां प्रेजेंट कर रही है। और भारत जब से सख्त हुआ है चाइनीज़ कंपोनेंट्स को लेकर, तब से भारत ने चाइनीज़ कंपोनेंट्स को बिल्कुल साइडलाइन कर दिया है। अब जो भी ड्रोन कंपनी है वो या तो उन पार्ट्स को खुद बना रही है या फिर अपने फ्रेंडली फॉरेन नेशन से हम उन्हें ले रहे हैं। मतलब चाइना का एंगल यहाँ पर कहीं पर भी नहीं आ रहा। तो स्ट्रैटेजी दोस्तों समय के हिसाब से बदलती है, समय के हिसाब से उन पर इम्प्लीमेंट होता है। और विजनरी यहाँ पर भारत की अगर देखी जाए तो लॉन्ग टर्म की विजनरी ये है कि हर क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल की जाए, विदेशियों पर डिपेंडेंसी बिल्कुल कम कर दी जाए, क्योंकि युद्ध के टाइम पर कोई आपको सपोर्ट देने वाला नहीं है। सप्लाई चेन का रोना ये लोग रोने लग जाएंगे। इसके अलावा फिर उनके कैसे संबंध है उस दुश्मन देश के साथ, वो भी यहाँ पर मायने रखता है। तो इंटरलिंक कहीं ना कहीं निकल जाता है। अगर आपके पास अपना खुद का स्टॉक है, आपकी खुद की मैन्युफैक्चरिंग है और आपके पास अच्छे खासी मात्रा में एमुनेशन रखा हुआ है, तो आप लंबे टाइम तक जंग लड़ सकते हैं। और एक वक्त ऐसा होता था कि 10 दिन 20 दिन का हमारे पास एमुनेशन बचा होता था। आज मैं बता नहीं सकता कि भारत अगर जंग करता भी है तो कितने सालों तक लड़ सकता है। तो आप समझ लो रशिया यूक्रेन की युद्ध से भारत ने बहुत कुछ सीखा है, क्योंकि यूक्रेन जैसे देश ने रशिया को किस तरीके से परेशान कर रखा है। दूसरी तरफ अपने ईरान की भी आप देख रहे होगे, अमेरिका तक को भी उसने इतना बड़ा झटका दे दिया कि उसके फाइटर जेट, इवन उसके बेसेस, और यही नहीं उनके हैवी जो ड्रोन्स थे उन्हें भी ख़त्म कर दिया। आज की डेट में किसी को अंडर एस्टिमेट करना बहुत बड़ा नुकसान आपके लिए कर सकता है। और पाकिस्तान जैसा देश जो कि ऑलरेडी न्यूक्लियर हथियार वाला देश है, तो आप समझ सकते हैं कि उसको हम हल्के में नहीं ले सकते। चाइना के साथ स्ट्रैटेजी दूसरी है, पाकिस्तान के साथ स्ट्रैटेजी दूसरी है। फिलहाल इस बारे में आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दीजिएगा। मैं तो वीडियो के साथ नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।